ओके, प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग बैठे तो कैमरा ऑन कर ले। चलिए, so दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, राइट? वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। यस सर। ठीक है, सो वेरी लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट दिस इंटायर चैप्टर कि व्हाट एग्जैक्टली हम लोग इसमें क्या समझेंगे वेरिएशंस। सो बिफोर दैट थोड़ा सा मुझे एक ग्लिम्स दो कि आप लोग को क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट व्हाट आर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब लाइक इन अ पर्सन, उसकी पर्सनालिटी हम जब जज करते हैं तो हम जो एट्रीब्यूट्स देखते हैं, लाइक इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी। ठीक है, बढ़िया। और कुछ? एनीथिंग एल्स फ्रॉम इशिका? According to me, attributes are basically some, I mean, it's not about it, but yes, मतलब वो एक person के traits होते हैं which helps us to analyze their psychology. बढ़िया, 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 नाइस। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, राइट? सो नंबर वन थिंग वी हैव टू बी रेडी फॉर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो बिकॉज काफी सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आवर गोल, मेन गोल विल बी टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स को लेकर। देन व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? सो वी ऑल नो कि साइकोलॉजी में सम रूल है, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। लाइक हम सब अलग अलग, आप, मैं, आपके मॉम डैड फ्रेंड सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सो हम इस वी विल स्टार्ट विद द फैक्ट दैट कि हम लोग अलग अलग हैं, फिजिकली अलग अलग हैं, हम सब अलग अलग, डिफरेंट, वी लुक डिफरेंटली, बट एट द सेम टाइम आर वी आर ऑल्सो डिफरेंटली इन साइकोलॉजिकली। व्हेन वी सी साइकोलॉजिकली देन वी, जैसे फिजिकल ट्रेट्स क्या हो गया, आपके बॉडी का हाइट कितना है, वेट कितना है, आपके हेयर्स का कलर क्या है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट होंगे जैसे कि आप लोगों ने बताया कि हम बिहेवियर कैसा है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और हम कैसे अलग अलग हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू द डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग द पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न। सो कीवर्ड क्या है? पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न, ये दो अंडरलाइन करना है। ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोग को कीवर्ड्स बताते जाऊंगा। आंसर में और कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो, कीवर्ड जरूर लिखना है। कुछ भी याद नहीं आ रहा है, अगर आपने क्वेश्चन आया व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बट अगर आपने पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न लिख दिया है, काम चल जाओ। ठीक है, देन ओके। हम वी ऑल बिलीव दैट कि हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरों से अफेक्ट होता है, राइट? अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं, सपोज इफ यूर इन अ क्लास एंड सडनली प्रिंसिपल मैम आ जाते हैं, तो आपका बिहेवियर अलग हो जाएगा, राइट? आप खड़े हो जाएंगे, आप उनको विश करेंगे, आप बातें करना बंद कर दोगे, आप सीरियस हो जाएंगे। क्यों अंतर आया? आप वाई द चेंजेस अकर्ड? बिकॉज देयर वाज अ चेंज in your behavior, because your behavior was influenced by other people. ठीक है, so many psychologists believe that our behavior influenced by our personal traits, and some believes that our behavior are influenced by situational factor। सिचुएशन ऐसा है, ऐसा बोलते हैं ना यार, सिचुएशन के हिसाब से कहते हैं सिचुएशनिज्म। सिंपल से वर्ड्स में लिखेंगे हम लोग कि आर बिहेवियर, व्हेन बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशनल फैक्टर, इट इज कॉल्ड एज सिचुएशनलिज्म। सो इसमें हम मेन कीवर्ड क्या है? सिचुएशन, फैक्ट। ठीक है, जहां भी डाउट हो यू कैन डेफिनेटली स्टॉप एंड टॉक, कुछ भी समझ में नहीं आता। सो अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमारा बिहेवियर सामने वाले से बिहेवियर से अफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो लोग इस थ्योरी को मानते हैं उन्हें कहते हैं सिचुएशनिस्ट। क्या बोलेंगे? सिचुएशनिस्ट। इसमें बिहेवियर की अगर अलग अलग जो लोग मॉडल को मानते हैं उसमें इस्ट लग जाता है। जो लोग ह्यूमनिस्टिक मॉडल को मानते हैं ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं,
है ना। सो अलग अलग टेस्ट लग जाता है। तो सिचुएशनिज्म को जो मानते हैं उन्हें हम कहते हैं सिचुएशनिस्ट। Perspective views human behavior relatively more as a result of influence by external factor। हमारा बिहेवियर किससे अफेक्ट हो रहा है? बाय एक्सटर्नल फैक्ट। यहां तक क्लियर है? पेज नंबर 1 इज ऑल क्लियर? यस सर। ग्रेट। तो नाउ असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज असेसमेंट। व्हाट इज असेसमेंट? मैंने आपसे बोला कि आपकी हाइट कितनी है, बोला सर मेरी हाइट इतनी है। आपका वेट कितना है? इतना है। ठीक है। आप गुस्सा कैसे होते? आप कितने गुस्सा होते? आप कितने किलोग्राम हंसते हो? आप नहीं बता पाओगे, बिकॉज हम इसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते, राइट। बट वाई वी नीड टू एसेस? तो पता चलेगा ना कि हु इज टॉलर, हु इज हैविंग मोर वेट। So we do assess so that we can compare, so that we can compare, right? So assessment is the first step in understanding the psychological attribute. Why? What do we mean by assessment? It refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evaluations, often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बोलेंगे तो असेसमेंट मतलब होता है हमारे जो भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। दो कीवर्ड क्या क्या है? मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। किस किस चीज का मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन? मेजरमेंट, हाँ बोलो। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का। बट हाउ वी विल डू इट? वी विल यूज मल्टीपल मैथड्स। क्या बोल दिया है? सिंपल मल्टीपल methods in terms of certain standards of comparison। ठीक है। What is assessment? Assessment refers to the measurement of psychological attributes of individual and evaluation. How we will do? By using multiple methods। Just write the keywords always। If you are making a mind map, I really request you कि जब भी क्लास में बैठो प्लेन पेपर लेके बैठो, इन पेपर पेन लेकर के बैठो। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया टॉपिक असेसमेंट, सिंपल। असेसमेंट के सामने क्या लिखना है? दो तीन कीवर्ड्स। क्या क्या लिखना है? मेजरमेंट किसका? एंड डैश वैल्यू। करके। हाँ, मेजरमेंट डैश इवैल्यूएशन बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। तो तीन चार कीवर्ड्स आ जाएंगे, इससे क्या रहेगा? बाय द एंड यू विल हैव द माइंड मैप ऑफ द एंटायर चैप्टर, एंड लाइक दिस वी विल हैव द माइंड मैप ऑफ एंटायर। इससे फायदा क्या होता है? लास्ट में बस हमें माइंड मैप्स देखने, खट 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 रिवीजन होता है। डन। ओके। नाउ एक एग्जांपल देखते। हरीश इज डोमिनेंट इन नेचर। Here we are referring to the degree of dominance in Harish. The statement is based on our own assessment of dominance in him. So how we said he is very polite. When you say he is very polite, what do we mean by that? We mean कि हमने कहीं ना कहीं इसकी पोलाइटनेस को मेजर किया है एज कंपेयर टू अदर्स, राइट? सही बात है। ही इज वेरी क्यूट। ठीक है। क्यूट मतलब क्या? गुड लुकिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बाकी के कंपैरिजन में ही इज क्यूट। ही इज वेरी एग्रेसिव। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी मीन दैट कि इसका जो एग्रेसिव का जो नेचर है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। हमने ये कैसे पता किया कि ज्यादा है कम है? ये हमारा अपना असेसमेंट होता है ना। सो अब हमारा अपना असेसमेंट है, इस मीन्स दैट देर इज नो पर्टिकुलर strategy we have used, right? We use no tools, we use no particular method. We just have our own conclusion that he is very aggressive. Now this method, where we are not having any objective, it is not organized, there is no standardization, it is informal method। जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मल।
क्योंकि फॉर्मल में क्या, इनफॉर्मल वी हैव ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. The formal assessment is three keywords: objective, standardized, and organized. And informal, you will lack these three things. Simple सा है. So जो psychologist होते हैं, they are trained in formal या informal? फॉर्मल. Formal, obviously. Always mute yourself if possible so that we can have a regular discussion. Unmute, sorry, unmute. कुछ भी लगे तो तुरंत मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, समझ में आ जाए. So चलो हमने असेसमेंट कर. He is very aggressive, he is very sincere, he is very good looking. असेसमेंट हो गया. अब हम असेसमेंट का करेंगे क्या? Why we assess others? सपोज तुमको पता चल गया कि वो वाला जो लड़का है वो बहुत एग्रेसिव नेचर का है, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा बताओ? हम रिजल्ट रिजल्ट या कन, हम जज कर सकते हैं कि उसकी बेसिक क्या मतलब पर्सनालिटी क्या हो सकती है. इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे हम फ्यूचर में जब भी उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो हमें हम जैसा हमने असेस करा उसके अकॉर्डिंग हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे. हाँ. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. सो वी नो कि सामने वाला बंदा एग्रेसिव इन नेचर है, तो हम उसके हिसाब से फ्यूचर में उससे बिहेव करेंगे. अगर उसको जल्दी गुस्सा आता है, उसको से कम बात करें. हम्म. ठीक है, ये समझ में आ गया? अब ये आप यस. किसी में भी लगा सकते हो, हर चीज. एग्रेसिव इन नेचर लगा सकते हो, इंटेलिजेंस में लगा सकते हो, किसी में भी निकाल सकते हो, पर्सनैलिटी में लगा सकते हो, हर चीज. इससे हमें सामने वाले की स्ट्रेंथ पता चलती है, सामने वाले की वीकनेस पता चलती है. अगर कोई परेशान है क्लास में, समझ में आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, अरे यार थोड़ा सा उसने ऐसा, ऐसे उसकी पर्सनैलिटी है ना. तो इसलिए हम ऐसे असेसमेंट करते हैं. तो अब हो गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड. अब फॉर्मल मेथड में ही एक मेथड आता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट. तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजेस अगेन दोस कीवर्ड: सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर टू इवेल्युएट एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है. What we do, psychological assessment uses systematic testing procedure for what? To evaluate abilities, behaviors, and personal qualities. Now, what are the domains? What are the major domains जो हम लोग देखेंगे? जो मेजर डोमेन है जो हम लोग देखेंगे, दैट इज 5 डोमेन्स, है ना. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है. सपोज we say a line. What is line? A line is a mere aggregate of 2 points, right? A to B line. अब जो A पॉइंट है उसने कोई स्पेस नहीं लिया. बट थिंक ऑफ अ बॉक्स, इट ऑक्यूपाइज स्पेस. बॉक्स ऑक्यूपाइज स्पेस. Now, it can be described only in terms of 3 dimensions: length, width, and height. Box can be described in length, width, and height. Similarly, in the case with the psychological attribute, there are usually multi-dimensional. हमेशा साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अंडरलाइन द वर्ड्स. मल्टी क्वेश्चन आ सकता है. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स 1 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, मल्टी डायमेंशन होते हैं. तो आप क्या लिखोगे? मल्टी डायमेंशन. ऑलवेज रिमेंबर. तो अगर हमें किसी का असेसमेंट करना है, हमें उसके बहुत सारे डोमेन्स का असेसमेंट करना. ठीक है. कौन कौन से? कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव? Cognitive is psychological basically. नहीं, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? आप क्लास 12th में हो, आपको कॉग्निटिव का मतलब मालूम होना चाहिए. ये बेसिक वर्ड्स, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. नो आइडिया. Something related to our thinking, how we think or like ठीक है. perceive the ठीक things. है.
ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सही जा रहे हो. सो थिंकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव. सो हाँ कॉग्निटिव मीन्स कोई भी ऐसा वर्क जहां आप अपना मेंटल यूज करते हैं, माइंड को यूज, ब्रेन को यूज करते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, कैलकुलेटिंग, मेमोरी, ये सारा कॉग्निटिव है. ठीक है. सो हम आज कुछ एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है इंटेलिजेंस. नाउ यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन. इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा. Intelligence is the global capacity. Global capacity. We will go with the word by word, the meaning. Is the global capacity to understand the world, think rationally, and use available resources effectively when faced with challenge. So, what is intelligence? The global capacity. ग्लोबल कैपेसिटी मतलब इंडिया में इंटेलिजेंस नहीं रहोगे और यूएस में भी इंटेलिजेंट रहोगे. अगर तुम इंटेलिजेंट हो, तुम सब जगह एक जैसे हो. काहे के लिए ग्लोबल कैपेसिटी किसका? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. तुमको समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है ना. आपको समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है. टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. सेकंड, थिंक रैशनल. रैशनली लिखा है, इमोशनली नहीं लिखा है. रैशनली. बोलते हैं ना, बहुत इमोशनल है, बुद्धू है. तो बहुत इमोशनल है तो बहुत जल्दी बुद्धू बन जाती है. बोलते हैं ना अपन लोग कभी कभी फ्रेंड्स को कि जो लोग इमोशनल ज्यादा होते हैं वो रैशनली सोच नहीं पाते. हमें रैशनली सोचना है. इंटेलिजेंट आदमी हमेशा रैशनली सोच रहे. पहला कीवर्ड है ग्लोबल कैपेसिटी. सेकंड है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली, एंड व्हाट, यूज अवेलेबल रिसोर्सेज टू सॉल्व प्रॉब्लम और व्हेन फेस्ड विद चैलेंज. जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, यू शुड हैव द एबिलिटी टू यूज इट. ठीक है. Now, intelligence test provides a global measure of the person's general and cognitive competency, including the ability to profit from schooling. Generally, students having low intelligence are not likely to do so in the examination, but their success in life is not associated with their intelligence. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी पूछ लेता है. क्वेश्चन पूछेगा रोहन का आईक्यू कम है या इंटेलिजेंस कम है, आईक्यू नहीं बोलेगा, इंटेलिजेंस कम है, तो क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा? यस, नो, डोंट नो, कुछ भी हो सकता है. या तो असर्टिव एंड रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है. कीवर्ड याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आईक्यू कम है तो वो लाइफ में अच्छा नहीं करेगा. सक्सेस इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विद देयर इंटेलिजेंस टेस्ट. याद रखो, सक्सेस इज नॉट एसोसिएटेड only with their intelligence test score. Always remember this. Done. Now, what is aptitude? Aptitude is refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. Underlying potential, हमारे अंदर वो potential है. For what? For acquiring skills. There are few skills जो हमें हमारे पास होती हैं. So aptitude test क्या होते हैं? They are used to predict what an individual will be able to do if they are provided proper training and environment. तो जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, मैंने भव्या का एप्टीट्यूड टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि भव्या इन इन चीजों में बहुत अच्छी, यानी सपोज कैलकुलेशन में बहुत अच्छी है. अब अगर मैं भव्या को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एनवायरनमेंट दूंगा तो वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर पाए. ठीक है, सिंपल हो गया. एप्टीट्यूड समझ में आ गया. Then what is interest? Interest in the is an individual's preference for engaging in one or more specific activity rather than relative to other. हमेशा याद रखना, relative to other. अगर आपने बोला मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट, इसका मतलब यू लाइक फुटबॉल मोर देन क्रिकेट, रिलेटिव टू अदर. ठीक है, समझ में आ गया. मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, इसका मतलब आई लाइक साइकोलॉजी मोर देन अदर सब्जेक्ट, रिलेटिव टू अदर. इससे क्या फायदा होगा? अगर मुझे पता चल गया कि भव्या का इंटरेस्ट किस में है, मैं उसको बता सकता हूँ भव्या आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, अगर आप इसमें वर्क करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, सक्सेस के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा? प्रमोट वर्क, प्रमोट लाइफ सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस ऑन जॉब.
ठीक है, आपको सपोज मूवी देखना पसंद, मैंने आपको एक ऐसा जॉब दी जिसमें आपको मूवी देखना है, तो आपको तो मजा आ जाएगा, राइट? इससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। देन द नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी refers to an relatively enduring characteristics of a person that makes him or her distinct from other। कीवर्ड क्या है यहाँ पर? enduring characteristics। what is enduring? enduring मतलब स्ट्रॉन्ग। strong, nice, and long lasting, थोड़ा सा है ना, रिलेटिवली लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑफ अ पर्सन, जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि वो इमोशनली है कि मूडी है। ठीक है, आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट हो जाता है पर्सनैलिटी से। वैल्यूज, व्हाट आर वैल्यूज? अगेन, एंड्यूरिंग बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। हमें कैसा काम करना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, दैट इज वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज से क्या होता है? पर्सन हैविंग अ वैल्यू सेट as standard for guiding his or her actions in life and also for judging others। ठीक है, नाउ अब हम लोगों ने पता तो कर लिया कि दीज आर द 5 साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स। हम इनको मेजर कैसे करेंगे? तो पहला मेथड है साइकोलॉजिकल टेस्ट। हमने क्लास 11th में पढ़ा है इसके बारे में, अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? याद है क्लास 11th का साइकोलॉजिकल टेस्ट? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, कुछ याद आ रहा है? भूल गए? हाँ, थोड़ा थोड़ा। देखो, नहीं। क्लास 11th इज हाईली लिंक्ड विद क्लास 12th, है ना? क्लास 11th इज हाईली लिंक्ड विद क्लास 12th। तो क्लास 11th हमें, मैं बीच बीच में तुम लोग को तो सा क्लास 11th याद दिलाता हूँ क्योंकि वो बेस है, उसी के ऊपर क्लास 12th। ठीक है, तो यहीं पर आ गया देख। तो व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट? इज एन ऑब्जेक्टिव, वो अपना सेकेंड चैप्टर में होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का चैप्टर है। इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दो कीवर्ड है, कीवर्ड क्या लिखना है? इज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? व्हाट, व्हाई नॉट सब्जेक्टिव? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मीन्स कि मतलब सबके लिए सेम होना, ठीक लाइक है, फॉर वेरी गुड, एवरी पर्सन सेम होना। वेरी गुड। नो, सब्जेक्टिव जस्ट इसका अपोजिट। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। सब्जेक्टिव इज जस्ट इसका अपोजिट। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड, when we say standardized we have fixed proper step by step how we have to do it। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हो, नहीं, पहले पानी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे। ऐसे नहीं कि पहले पानी डाल दिया, फिर दूध डाला, फिर शक्कर डाला, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले पानी गर्म करो, फिर दूध डालो, फिर चाय पत्ती। ये अलग अलग प्रोसीजर होता है। When the procedure is fixed, it is called as standardized measure of an individual's mental and or behavioral characteristics। Behavioral मतलब हमारा जो भी behavior है वो characteristics। Objective tests have been developed to measure all the dimensions of psychological attributes। सभी के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस जो भी हमने ऊपर पढ़े ना, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्लियर? क्या फायदा होता है इससे? फायदा होता है डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, सब जगह साइकोलॉजिकल टेस्ट लगते हैं। ठीक है ना? यस। इंटरव्यू, व्हाट इज इंटरव्यू? वी ऑल नो व्हाट इज इंटरव्यू। सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन ऑन वन टू वन बेसिस, दैट इज इंटरव्यू, है ना? यू मे हैव सीन इट being used when a counselor interacts with a client. A salesperson makes a door-to-door survey regarding the usefulness of a particular product. An employer selects employee for his or her organization। सब जगह होता है। जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेते हैं वर्टिकल लीडर्स का, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज। एंड व्हाट इज केस स्टडी? कीवर्ड याद रखना, इन डेप्थ स्टडी। इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ लिखो चाहे ना। केस स्टडीज आर इन डेप्थ स्टडी ऑफ व्हाट? ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप। क्या केस स्टडी सिर्फ इंडिविजुअल की होगी? नहीं, ग्रुप की भी हो सकती है। पर किस चीज की केस स्टडी?
इन डेप्थ तो होगी, पर इन डेप्थ स्टडी ऑफ व्हाट? इन डेप्थ स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका घर में सब लोग कैसे हैं, साइको सोशल कैसा है, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। साइको सोशल मतलब सोसाइटी में उसका बिहेवियर कैसा है, या सोसाइटी उसको कैसे इफेक्ट करती है, दैट इज साइको सोशल। बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। देन ऑब्जर्वेशन, ये सब आपने क्लास 12th क्लास 11th के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा मेथड्स में। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू रिकॉर्ड बिहेवियर फिनोमिना ऑकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम में होता है, याद रखना। जब ये हो रहा होता है तभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको दोबारा रिक्रिएट कर सकते, नहीं। ऑब्जर्वेशन तो अगर आपको स्कूल स्कूल पर ऑब्जर्वेशन करना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट आर देयर लाइक मिस्टेक्स और व्हाट्सएवर। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जर्वेशन? दैट यू डोंट हैव दैट वेरी मच कंट्रोल। You are just a observer. You cannot control the environment. Suppose you have to do observation in school, you cannot control the school. You cannot control the children. You can only observe them. What is self-report? Is a method in which person provides factual information about himself or herself. I will give you a list and you will read that list, and after reading that list, you will fill up that details. Your name, your profession, your parents. That is self-report. Right? So these are the 5 psychological attributes and these are the methods. जो जो मेनली जो जिस चीज को एक्सप्लेन किया है दैट इज इंटेलिजेंस। ठीक है। सो इंटेलिजेंस इज अ की कंस्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम अदर्स। ऑल्दो अदर भी बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट इंटेलिजेंस को ऑब्वियस सी बात है ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अब psychological notion of intelligence is quite different from the common sensical notion of intelligence. If you watch an intelligent person, you are likely to see in him or her attributes like mental alertness, ready wit, quickness in learning, and ability to understand relationship. Now, एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है इंटेलिजेंस की, जो हमने एक तो पहली होगी ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वाली। ठीक है। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके। एक यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। दीज आर द 4 keywords. इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। सो अब यहाँ पर बहुत सारे थ्योरिस्ट मिलेंगे आपको जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं। जो इनिशियल नाम आता है वो एल्फ्रेड बिने का आता है। एल्फ्रेड बिने वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस। So in case अगर MCQ आ गया कि who was the first, so you will write Alfred Binet. And he defined intelligence as the ability to judge well, understand well, and reason well. 3 things: judge well, understand well, and reason well. हम लोग वेशलर का टेस्ट बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस। उन्होंने ही डिफाइन किया था जो हमने पढ़ा था ना, ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द हिज और हर इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपको 2-3 डेफिनेशन मिल जाती है, ऑक्सफोर्ड की मिल जाती है, बिने की मिल जाती है, वेशलर की डेफिनेशन मिल जाती है फॉर इंटेलिजेंस। नाउ आई होप इंटेलिजेंस का डेफिनेशन वाला पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जो आप लोग बोले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर यू। सो जितनी भी थ्योरीज हैं, द थ्योरीज कैन बी क्लासिफाइड एज ईदर प्रेजेंटिंग अ साइकोमेट्रिक स्ट्रक्चरल अप्रोच और एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। सारी जितनी भी थ्योरीज हैं सबको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या? स्ट्रक्चरल अप्रोच या फिर साइकोमेट्रिक अप्रोच, दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ठीक है। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है? साइकोमेट्रिक अप्रोच कंसीडर्स इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। तुम क्या क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो, डांस कर सकते हो, मार सकते हो, भाग सकते हो। एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। ये कौन करता है? एग्रीगेट मतलब सम अप। आई होप इशिका इज ऑल्सो देयर, राइट? Yes, sir. Okay, that's good. So aggregate means psychometric approach
considers intelligence as an aggregate of abilities, sum of all the abilities. It expresses the individual's performance in terms of a single index of cognitive abilities. In other hand, जो information processing approach होती है वो क्या करती है? Describes the process people use in intellectual reasoning and problem solving. तो हमने क्या किया? ऐसे कर सकते हैं. Process मतलब how you did it. Step. This is process. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 is the process. Then what is aggregate? Sum up. We don't want step, but just want to कि तुम क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, ये क्लियर हो गया आप दोनों को. द मेजर फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज ऑन हाउ एन इंटेलिजेंस पर्सन एक्ट्स rather than focusing on the structure of intelligence or its underlying dimension. हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमें प्रोसेस से मतलब है. आप लिख सकते हो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डैश हाउ, HOW. ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग हाउ की बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं. So Alfred Binet was as I discussed before. अच्छा, मान लो अगर डिफरेंस पूछ लिया इन दोनों के बीच में तो क्या क्या लिखोगे इन केस? तो पहला क्या लिखोगे साइकोमेट्रिक अप्रोच में? इट्स एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या लिखोगे? प्रोसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग. एंड हाउ, इट फोकसेस ऑन हाउ. Psychometric focuses on structure of intelligence and its underlying dimension. Information processing approaches emphasize studying cognitive functions underlying the intelligent behavior. वही process, cognitive function. तो जो इंटेलिजेंस, आपका एक बिहेवियर तो बहुत इंटेलिजेंस है, आई एग्री, बट उसके पीछे का कॉग्निटिव फंक्शन क्या है, कैसे हुआ वो? दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एप्रोच. So Alfred Binet was the initial psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operation. Prior to him, we find the notion of intelligence is described in general ways only. So Binet's theory of intelligence was rather simple as it arose from his interest in differentiating more intelligent from the less intelligent form. So Binet का जो focus था वो क्या था? To differentiate between two kind of people. One who is more intelligent and one who is less intelligent. So, Binet का concept simple है. He conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities. याद रखना, क्या लिखोगे आप? Alfred Binet, सामने लिखोगे one similar set of abilities. अच्छा, यही similar set of abilities as per Mr. Binet, इंटेलिजेंस मतलब वन सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज. ठीक है, वन को हम और क्या बोलते हैं? यूनी, UNI. याद रखना, यूनी से ही यूनिक आता है, यूनिक, अनोखा, यूनी. और वन फैक्टर थ्योरी. सो एल्फ्रेड बिनेट का ये कहना है, लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, दैट यू आर हैविंग वन सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज एंड फॉर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ you are using this ability only. ठीक है, for solving every sort of problem in your life you are using this ability, and this is called as unifactor or one factor of intelligence. Done? Yes. Now two factor theory. 1927 चार्ल्स स्पेयरमैन. लिख लो टू फैक्टर थ्योरी. वन में क्या था? वन एक ही थ्योरी था. टू में क्या होगा? दो होंगे. किसने दिया? चार्ल्स स्पेयरमैन. Charles Spear. Charles Spearman proposed a two-factor theory of intelligence employing a statistical method
कॉल्ड फैक्टर, यहां पे एक अंडरलाइन करना, फैक्टर एनालिसिस याद रखना। इसने कौन सा मेथड यूज किया था? फैक्टर एनालिसिस। And he showed that intelligence consists of a general factor and some specific factor. So basically there are two types of factor. One is general factor, one is specific factor. So you can write it like one is G and one is S, specific factor. तो एक हो गया आपका G फैक्टर और एक हो गया आपका S फैक्टर। डिफरेंस क्या है? ये जो G फैक्टर है ये बेसिक कामों के लिए होता है। क्या यूज किया इसने? प्राइमरी एंड कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस, जी फैक्टर। नाम ही दिया है जनरल फैक्टर। जनरल चीजें, दो गाड़ियां हैं आपके पास, एक आपके पास मारुति और एक मर्सिडीज है। तो छोटे मोटे कामों के लिए यहां वहां जाने के लिए आप मारुति यूज करते हो। डन, कहीं भी जाना है आप मारुति यूज करते हो। कहीं स्पेशल जगह जाना है तो आप मर्सिडीज यूज। तो भाव्या इज वेरी गुड बट शी इज एक्सीलेंट सिंगर। तो ऑब्वियस सी बात है सिंगिंग वाला इंटेलिजेंस क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। एंड बाकी कामों में भी अच्छी है, मैथ्स में भी अच्छी है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, घर का भी काम कर लेती है, सबसे मिलती भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो एक्सीलेंट सिंगर है। तो टू फैक्टर थ्योरी। जी इज जनरल, योर मारुति फॉर ऑल द थिंग्स, एंड एस इज योर मर्सिडीज फॉर स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, डन, यस सर। क्लियर हो गया दोनों को ऋषिका? यस सर। So excellent singer, architect, scientists, and athletes may be high on G factor, but in addition to this, they have specific abilities which allow them to excel in respective domain. तो क्या जिसके पास S है उसके पास G हाई नहीं होगा? होगा। तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, घर के काम में भी बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम एक्सीलेंट सिंगर हो, तो तुम्हारा जी भी हाई है और एस भी हाई है। एस वो होता है जो आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में सबसे अच्छा बनाता है, दैट इज एस। अब इसके बाद की जो थ्योरी है वो लुइस थर्स्टन की थ्योरी। लुइस थर्स्टन याद रखना, एल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पेयरमैन, लुइस थर्स्टन। He proposed theory of primary mental abilities. He states that intelligence consists of 7 primary mental abilities. What is primary? Basic. Primary is basic. So as per Mr. Louis Thurston, हमारे पास बेसिक मेंटल एबिलिटीज होती हैं। कितनी होती हैं वो? 7 होती हैं। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो लोग बहुत अच्छा वर्ड की मीनिंग समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट और आइडियाज जल्दी समझ में आता है इनको। कुछ लोग होते हैं उनको पता, अच्छा तेरा घर कहाँ है, तुम वहां जाना, वहां से लेफ्ट लेना, एक चौराहा आएगा, फिर आगे जाना, वहां से लेफ्ट लेके राइट लेना, वहां मेरा घर है। तो 4 दोस्त होंगे, एक को समझ में आएगा, बाकी 3 बोलेंगे अरे यार दोबारा बता दे, इनको समझ में नहीं आया। एक को जल्दी समझ में आ गया और एक को समझ में नहीं आया। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। देन न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ये बहुत अच्छे होते हैं नंबर्स को लेकर के। समझ में आया कुछ लोग क्यों मैथ्स में अच्छे होते हैं? क्योंकि उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होती है। देन स्पेशियल रिलेशन, विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। तो ऐसा करना, तो ये ड्रेस पहनना तो इस ड्रेस में बहुत अच्छी लगेगी। इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर्स, स्पेशल इंटेलिजेंस। तू रेड पहन के आ, तू रेड में बहुत सुंदर लगेगी। तो ये वाली हील लगा लेना, तो ये वाला क्लचर लगाना, तो अपना स्पेक्स बदल देना, तो ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। हो नहीं रहा है, इमेजिनेशन चल रहा है, स्पेशियल रिलेशनशिप। एंटर करेंगे, ये इस वॉल में ये वाला कलर लगाएंगे, यहां पर ये सीनरी लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सबके बस की बात नहीं है। स्पेशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। देन इज परसेप्चुअल, परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स।
अरे तूने वो वाली गाड़ी देखी, मैंने तो नहीं देखी, अरे अभी तो निकली, अरे यार मैंने तो नहीं नोटिस किया, तो तूने कैसे नोटिस कर लिया? परसीविंग डिटेल, परसीविंग डिटेल। वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली। मेमोरी, एक्यूरेसी इन रिकॉलिंग एन इंफॉर्मेशन। तुमको याद है लास्ट टाइम के फंक्शन में उसने ये ड्रेस पहनी थी? तुमको याद नहीं है, उसको याद है, क्यों? मेमोरी उसकी अच्छी है। एंड इंडक्टिव रीजनिंग, यानी ड्राइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। So these are the seven primary mental abilities. अब समझ में आया why few people are different from others? Other Yes. like lose their happiness by comparison. Never ever compare yourself with anyone. सबका इंटेलिजेंस अलग है। किसने बताया था? लुइस थर्स्टन। कितनी एबिलिटीज है? 7, ऑलवेज रिमेंबर। 7। इसके पहले कौन था? चार्ल्स स्पेरमैन। कितनी थी? Charles 2 फैक्टर। factor theory. उसके पहले कौन था? एल्फ्रेड Then बिने। कितनी थी? unifactor theory 1. 1 फैक्टर। इसके बाद आएंगे अर्थर जेंसन। अर्थर जेंसन प्रपोज्ड अ हायरार्किकल मॉडल। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, हायरार्किकल मॉडल कभी कभी पूछता है। अच्छा ये बताओ, जो वो था अपना चार्ल्स स्पेरो, उसने कौन सा मेथड यूज किया था टू अंडरस्टैंड द Factor इंटेलिजेंस? वेरी गुड, वेरी गुड। फैक्टर एनालिसिस। इसने यहाँ पर कीवर्ड क्या है? हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल मतलब पहले प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर, फिर सपोर्टिंग स्टाफ। दिस इज हायरार्की इन योर स्कूल। So level one is the associative learning, which is in which output is more or less similar to the input. What is level one? दो लेवल है, लेवल वन एंड लेवल टू, आर्थर जेंसन के। लेवल वन मतलब आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट। मैंने आपको कच्ची गाजर दी, शिमला मिर्च दी, पत्ता गोभी दी, टमाटर दिया, खीरा दिया। मैंने बोला भव्या ये लो। भव्या ने धो धा के काट कूट के सैलेड बना के दे दिया। फिर मैंने ईशिका को यही सारी सब्जियां दी। मैंने बोला ईशिका ये लो। ऋषिका ने उसको बढ़िया से चॉप करके सब्जी बना के दे दिया। समझ में आया? तो भव्या का लेवल वन है, मोर और लेस सिमिलर टू इन, आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट। ऋषिका ने गाजर ली और उसको हलवा बना के दे दिया। गाजर वही, दोनों को गाजर दी थी मैंने, बट एक ने हलवा बनाया, एक ने सैलेड बनाया। जिसने हलवा बनाया वो लेवल वन है कि लेवल टू है? Level जिसने हलवा बनाया वो लेवल वन है या लेवल टू है? लेवल 2। लेवल टू। जिसने सैलेड बनाया उसका लेवल वन है कि लेवल टू है? लेवल 1। क्यों? क्योंकि output is जो हम more or less similar to the input because this कैरेट दिया था उसको लाइक सैलेड ही अभी वो सैलेड के फॉर्म में ही है एंड इट्स स्टिल कैरेट बट जब हलवा बन जाता है तो उसका लाइक वो प्रॉपर मैश हो जाता है एंड ऑल। चेंज हो गया, हाँ हाँ। हाँ तो उसका चेंज जो हो गया। इनपुट है वो जो इनपुट था उसमें वो बहुत डिफरेंट है एज अब बताओ कम्पेयर तो टू लेवल वन में ज्यादा इंटेलिजेंस लगेगी, लेवल टू में लगेगी? लेवल 2। लेवल 2 में लगेगी। ठीक है, तो लेवल टू को हम बोलेंगे हायर ऑर्डर स्किल्स। हम्म, हायर ऑर्डर स्किल्स बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस एन इफेक्टिव आउटपुट। दिस इज लेवल वन एंड लेवल टू बाय आर्थर जेंसन। मैंने आपको कुछ लेटर्स दिए, कुछ वर्ड्स दिए, और आपने उन वर्ड से गाना बना दिया। लेवल टू। वाई एवरीवन इज नॉट अ राइटर कंपोजर? बिकॉज सबके पास लेवल टू नहीं होता। लेवल वन एंड लेवल टू। JP Guilford's structural model of intelligence is classified everything into three things: operational, content and product. सारी इंटेलिजेंस तीन चीजों में होती है: ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। देन व्हाट इज ऑपरेशन? ऑपरेशन जो रिस्पोंडेंट कर रहा है, इंक्लूडिंग, अब CBSE में अच्छी बात है कि ज्यादा डेप्थ में नहीं दिया है यहाँ पर, बट अगर आप एक चीज देखोगे तो ऑपरेशन में
क्या क्या होता है? कॉग्निशन 1, मेमोरी रिकॉर्डिंग 2, मेमोरी रिटेंशन 3, डाइवर्जन प्रोटेक्शन 4, कन्वर्जन प्रोटेक्शन 5 एंड इवेल्युएशन। याद करना क्या क्या है? कॉग्निशन, the memory recording, memory retention, divergent protection, convergent protection and evaluation। ये ऑपरेशन है जो आपका दिमाग करता है। किसके ऊपर? कंटेंट के ऊपर। Materials refers to the nature of materials और information on which intellectual operations are performed। ये कौन से होंगे? Visually, auditory number 2, symbolic number 3, semantic number 4 and behavioral number 5। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? कौन कौन से? विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियर। देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो होगा जो आउटकम होगा। रिफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। क्लासिफाइड इनटू यूनिट्स नंबर 1, क्लासेस नंबर 2, रिलेशन नंबर 3, सिस्टम नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 एंड इम्प्लीकेशन नंबर 6। तो ऑपरेशन कितने थे? 6। प्रोडक्ट कितने थे? 6। कंटेंट कितने थे? 5। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 6 5 ज़ा 30, मल्टीप्लाई बाय 6, 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 180। तो टोटल कितने सेल्स हैं? इट हैज 180 cells and each cell is expected to have at least one factor or ability. Some cells may have more than one factor and each factor is described in terms of all three dimensions। हर फैक्टर को हम तीनों डायमेंशन से डिस्क्राइब करें। कौन से डायमेंशन? ऑपरेशन, प्रोडक्ट एंड कंटेंट। डन? कोई भी डाउट हो पूछ लो। No, sir. Don't know. ऋषिका? सर it's fine। क्या बोल रहे? मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं सर, I said it's fine। इट्स फाइन, चलो नाइस। सो अभी जो हमने थ्योरीज पढ़ी वो साइकोमेट्रिक अप्रोच थी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज की बात हो रही थी। ठीक है, समझ में आया? एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज की बात हो रही थी। क्लियर हो गया? हमने प्रोसेस की बात नहीं करी। Aggregate of abilities को एक बार बता दीजिए ना। सम ऑफ ऑल द एबिलिटीज। Okay. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिर अपन आज स्टॉप करेंगे, वरना Okay. वो ओवर बर्डन जाए, फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाए। Hmm. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा थ्योरी है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुत फेमस थ्योरी है और मैनी अ टाइम्स लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी थ्योरीज हैं यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस की, हर एक को आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये आ जाता है। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटाइटी, रेदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है। Each of these intelligence are independent to each other, always remember। बट इसका मतलब ये नहीं है, if a person exhibit one type of intelligence, it does not necessarily indicate being high or low on other type of intelligence। Gardner also put forth that different types of intelligence interact and work together to find a solution to a problem। ठीक है? They all, although they are independent, but they all work together। ठीक है? जैसे आपके 4 चाचा हैं, चारों अच्छा कमाते हैं पर रहते साथ में हैं। ठीक है? कोई किसी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है,
बट सब रहते साथ में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है साथ में सॉल्व कर लेते हैं. Gardner studied extremely talented person who show exceptional abilities in their respective areas and described 8 areas. लुइस थर्स्टन वो अपना, हाँ, लुइस थर्स्टन ने कितनी बनाई थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? 7. वेरी गुड. 7. ही गेव 8. पहले ये एबिलिटी मोर और लेस सेम है, अपन थोड़ा सा बात करेंगे. पहले ये लिंग्विस्टिक एबिलिटीज एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज. जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वर्ड्स के साथ, थिंकिंग अच्छी होती है, आर एबल टू अंडरस्टैंड, मेक पीपल अंडरस्टैंड, जिनको वर्ड स्मार्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं अपन? वर्ड स्मार्ट पीपल. बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं. दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स एंड मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, आर आर्टिकुलेट एंड कैन create linguistic image in their mind. Poets, writers are having very strong. You underline करना, poets and writers. तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं वर्ड्स को लेकर के बेसिकली. बहुत अच्छे, दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग ऑल्सो. दे आर एबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर थिंकिंग. लॉजिकल मैथमेटिकल, एज द नेम सेज, वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम, critical problems, है ना. They engage in abstract reasoning and can manipulate symbols to solve mathematical problem. नो साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स जो होते हैं, जैसे इस बार का शायद नोबेल प्राइज जिसको मिला है उसने इम्यून सिस्टम को लेकर के उसने बहुत अच्छा काम किया. देन स्पेशियल इंटेलिजेंस इज सेम ऑलमोस्ट जैसे वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी का था. एबल टू ट्रांसफॉर्म मेंटल इमेजेस. वही स्पेशल जब भी आएगा, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, इनको याद रख. पायलट्स, सेलर्स, स्कल्पचर, पेंटर्स, आर्किटेक्ट. देन म्यूजिकल एबिलिटी, एज द नेम सेज, म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, मैनिपुलेट कर पाते हैं म्यूजिक को, न्यू म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, वेरी सेंसिटिव टू साउंड एंड वाइब्रेशन, है ना. दे आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिक. सबको समझ में नहीं आता बट कुछ लोग को आता है. देन बॉडी कैनेस्टिक, एज द नेम सेज, एन एबिलिटी टू यूज होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबल, consist of the use of the whole body or portion of it for display or construction of a product and problem solving. Athletes, dancers, actors, sportsperson, gymnastic, surgeons are likely to have such kind of intelligence. Interpersonal, ability to understand to subtle aspects of other behavior. जो लोग दूसरों की फीलिंग्स को, मोशंस को समझते हैं. इंटरपर्सनल याद रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में. इंटरसिटी ट्रेन चलती है एक सिटी से दूसरी सिटी. इंट्रा होता है खुद की सिटी में घूमने वाली बस. ठीक है, तो इंटरसिटी कैसे चलती है? कभी चढ़े हो इंटरसिटी में तुम लोग? सर नहीं. इंटरसिटी मतलब दूसरी सिटी में जाने वाली ना, हाँ उसमें चढ़े हैं. तो जो भी ट्रेन आपको भोपाल से इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे जाए उसको मत इंटरसिटी बोलेंगे. इंट्रा बोलेंगे वो जो अपनी रेड वाली बस होती है जो भोपाल में ही घूमती रहती है, यस सर. उसको इंट्रा बोलेंगे. सो इंटरसिटी वो लोग हो जो तो दूसरों. यस. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक वी हैव इंटर रिलेशंस विद पीपल, तो लाइक वन टू वन वैसे इंटर रिलेशंस. और इंट्रा रिलेशन तो वो एक लेफ्ट आउट है, तो वो समझ जाओ वो आपका खुद का. वेरी गुड, नाइस. सो इंटरपर्सनल, अपनी जो दूसरों की बिहेवियर्स को समझे, मोटिव्स को समझे, लाइक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर. देन इंट्रापर्सनल जो अपनी फीलिंग्स को समझे, अपनी एबिलिटीज को समझे, अपनी नॉलेज को समझे, है ना. फिलोसफर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, ये लोग होते हैं. देन नेचुरलिस्टिक, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. This involves complete awareness of our relationship with the natural world. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora, fauna, making subtle discrimination in the natural world. Hunters, farmers, tourists, etc. Biologists, bird watchers. जिनको जो नेचर लवर होते हैं वो होते हैं
naturalistic. So these are the 8 types of intelligence we did today.